हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के बारे में। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड या ग्रेडियंट को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है। तो पॉइंट फंक्शन की अगर बात करी जाए तो बोला गया कि इन केस हमारे पास कोई एक फिजिकल वेरिएबल है, ठीक है, और वो फिजिकल वेरिएबल डिफाइंड है किसी सर्टेन रीजन में, या कह सकते हैं कि किसी भी स्पेस में एक सर्टेन रीजन हमने कंसिडर किया और उस रीजन में कोई एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दी, तब वो जो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की गई है उस सर्टेन रीजन में वो पॉइंट फंक्शन कहलाती है। तो एक सर्टेन रीजन लिया स्पेस में और इसमें कोई भी एक जो है पॉइंट जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, एक क्वांटिटी हमने डिफाइन कर दी। ये मान लेते हैं, ऐसे ही जस्ट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी एक फिजिकल वेरिएबल होगा या क्वांटिटी होगी। तो कंडीशन ये दिया गया कि अगर ये क्वांटिटी या ये जो भी फिजिकल वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो डिपेंड करेगा पोजीशन पे। किस पे डिपेंड करेगा? पोजीशन पे। तब ये जो सर्टेन फंक्शन कहलाएगा या ये जो सर्टेन क्वांटिटी कहलाएगी वो पॉइंट फंक्शन कहलाएगी। तो अगर ये जो है डिपेंड करेंगे पोजीशन पे किसी सर्टेन रीजन के अंदर तो वो क्या कहलागे? पॉइंट फंक्शन कहलागे। अब पॉइंट फंक्शन को बोला गया कि दो तरीके के पॉइंट फंक्शन होते हैं, पहला स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड दूसरा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो क्या हुआ? स्केलर पॉइंट फंक्शन और दूसरा क्या हो गया? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो बोला गया कि स्पेस में अगर हमने कोई रीजन लिया है, कंसिडर किया है R, और उस रीजन के अंदर जो फिजिकल वेरिएबल लिया है वो फिजिकल वेरिएबल अगर स्केलर क्वांटिटी हुई और ये क्वांटिटी डिपेंड जरूर कर रही होगी पोजीशन पे हर बार डिपेंड करेगी। बस अगर ये फिजिकल वेरिएबल इस सर्टेन जगह पे स्केलर क्वांटिटी कोई हो गई तब ऐसे पॉइंट फंक्शन को स्केलर पॉइंट फंक्शन कहा जाता है। जैसे कि मान लिया कि एक सर्टेन हमारे पास कोई फील्ड है या कोई रूम है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन, या अगर हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं तो एक सर्टेन बॉडी है उसको हीट किया तो टेम्परेचर चेंज हुआ, तो जो भी टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज कर रहा होगा। वैसे तो टेम्परेचर है स्केलर वैल्यू, बट विद पोजीशन उस सर्टेन रीजन में क्या कर रही होगी? वो वेरी कर रहा होगा। तो ऐसे तरीके में इस टाइम टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा? उस सर्टेन फील्ड के अंदर स्केलर पॉइंट फंक्शन कहा जाएगा, या कह सकते हैं डेंसिटी भी जो होती है वो भी हो गया स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो कभी भी रीजन में जो पॉइंट फंक्शन का जो फिजिकल वेरिएबल होगा अगर वो स्केलर वैल्यू होगी तो स्केलर पॉइंट फंक्शन हो गया। और अगर ये स्केलर ना हो करके क्या होगा? यही फिजिकल वेरिएबल, सेम वही रीजन है, हम एक फिजिकल वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और वो फिजिकल वेरिएबल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होगा, और वो फिजिकल वेरिएबल अगर वेक्टर क्वांटिटी हो गया कोई तो ऐसे पॉइंट फंक्शन को हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये सारी चीजें वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गई। अब इसी कंटेक्स्ट में बोला गया स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। तो जो भी सर्टेन फील्ड, यही फील्ड जिसमें स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो फील्ड स्केलर फील्ड कहलाएगी, और अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो फील्ड के अक्रॉस तो वो वाली फील्ड वेक्टर फील्ड कहलाएगी। तो हमें यहाँ पे इसी स्केलर पॉइंट फंक्शन या स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकालना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो क्या बोला गया कि हमने कंसिडर किया एक स्केलर फील्ड, कोई भी एक सर्टेन रीजन ले लिया स्केलर फील्ड, और उसमें हमने एक स्केलर पॉइंट फंक्शन लिया फाई, और ये स्केलर पॉइंट फंक्शन
पोजीशन पे ऑब्वियस डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि पॉइंट फंक्शन बोल रहे हैं। अब वो क्वांटिटी उसमें स्केलर हो या वेरिएबल हो, वो जरूर पोजीशन पे डिपेंड कर रही होगी। तो ये जो स्केलर वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा है पोजीशन पे, और जब इसको डिफाइन किया गया तो कोई भी सर्टेन XYZ पोजीशन है। तो ये क्या हो गया, स्केलर फील्ड में कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन हो गया। तो बोल दिया गया कि कोई भी स्केलर वेरिएबल है, किसी सर्टेन XYZ पोजीशन पे इसको डिफाइन किया गया है। अब इस पोजीशन पे अगर चेंज किया जाएगा तो हमारा ये जो फंक्शन है स्केलर पॉइंट फंक्शन वो भी चेंज करेगा, ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। स्केलर पॉइंट फंक्शन दैट इज पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होगा, भले क्वांटिटी स्केलर है। तो क्या बोला गया, अब जब ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है और हमने पोजीशन में चेंजेस ला दिए। पोजीशन क्या था, मान लिया पहले x था तो अब x प्लस डी एक्स कर दिया, y था तो y प्लस डी वाई कर दिया, और z था तो z प्लस डी जेड कर दिया। तो क्या किया, पोजीशन में चेंज कर दिया। अब जब पोजीशन में चेंज कर रहे हैं तो कंप्लीट इस फंक्शन में चेंज आ रहा होगा, जो कि फाई जो है स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो इस कंप्लीट फंक्शन में चेंज आ रहा होगा। तो मान लिया कि फंक्शन चेंज होके फाई प्लस डी फाई हो गया। अब यहाँ पे पोजीशन क्या हो जाएगा, x प्लस डी एक्स हो जाएगा, y प्लस डी वाई हो जाएगा, और z प्लस डी जेड हो गया। अब यहां से अगर हम चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन की बात करें तो फाई जो है हमारा क्या है, स्केलर फंक्शन है। अब पोजीशन पे जैसे ही हमने चेंजेस किए तो हमने देखा कि स्केलर फंक्शन में भी चेंज आ गया डी फाई का। तो अगर हमें टोटल चेंज दिखाना है स्केलर पॉइंट फंक्शन में तो वो चेंज कैसे दिखाई जाएगा, वो होगा डी फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। ये क्या बता रहा है, ये चेंज बता रहा है स्केलर पॉइंट फंक्शन में, कि हमने x, y और z में जैसा चेंज किया उसी के रेस्पेक्ट में हमें दिखा कि हमारा जो स्केलर फंक्शन है उसमें भी सर्टेन चेंजेस आ गए हैं, और वो चेंज जो है वो डी फाई इसके बराबर दिया गया। यहाँ पे ये जो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड है, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने फंक्शन को पार्शियली डेरिवेट किया है। पार्शियली डेरिवेटिव मतलब क्या होता है कि मान लिया कि कोई भी एक फंक्शन है वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे अगर डिपेंड कर रहा होता है तो हम हर एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज देखते हैं। तो जो भी एक सर्टेन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बात किए और बाकी दोनों को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इसी डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला कि फाई जो है x पे, y पे, z पे, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो एक बार हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, yz कांस्टेंट, एक बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे xz कांस्टेंट, एक बार z के रेस्पेक्ट में करेंगे xy कांस्टेंट। तो वही देख लिया कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स, x के अलोंग कितना चेंज आया है इनटू dx, ये कंप्लीट x के अलोंग का वेरिएशन बताएगा। डेल फाई अपॉन डेल वाई dy, ये y के अलोंग का, और डेल फाई अपॉन डेल z जो है वो जो है z के अलोंग का बताएगा। तो जब भी पार्शियल डेरिवेट करते हैं तो हम डेल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसको डी के जगह डेल ऐसे यूज किया जाता है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जो भी हमारे फंक्शन में चेंज आ रहा था वो हमने लिख दिया, जो कि क्या हमें मिला, डी फाई इज इक्वल्स टू इतने के बराबर मिल गया। नेक्स्ट बोला गया कि अगर मान लेते हैं कि फाई क्या था, एक्स वाई जेड ऐसे डिफाइंड था, इस सर्टेन स्केलर पॉइंट फंक्शन पे कोई पोजीशन वेक्टर डिफाइंड है, और वो पोजीशन वेक्टर बोल दिया गया क्या कि पोजीशन वेक्टर इन स्केलर फंक्शन फाई की अगर बात करी जाए तो पोजीशन वेक्टर जो था वो क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब जैसे ही पोजीशन में चेंज किया, कितने का चेंज किया था, डी एक्स डी वाई डी जेड का चेंज किया था, तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो भी चेंज करेगा, क्योंकि फाई तो चेंज करेगा ही,
पर वो सब क्या कर रहे हैं, पोजीशन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जैसे ही पोजीशन चेंज हुआ तो पोजीशन वेक्टर में भी चेंजेस आएंगे। तो बोला गया कि जैसे ही हमने एक्स वाई जेड में चेंजेस किए वैसे ही जो एक नया पोजीशन वेक्टर मिला वो क्या मिला, वो x प्लस डी एक्स आई कैप मिला प्लस y प्लस डी वाई जे कैप मिला प्लस z प्लस डी जेड के कैप मिला। अब यहां से अगर हमें चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर देखना है कि फंक्शन तो चेंज किया ही पर पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज आया ये देखना है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो होगा डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप के बराबर होगा। और ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर हमें पता चल गया कि पोजीशन को चेंज करने से जो वेक्टर में चेंज आया है वो कितने का आया है। तो इसी को अगर हम डी फाई के रेस्पेक्ट में बात करें, डी फाई हमारा क्या था, इतने के बराबर था। तो अगर उसी सर्टेन इक्वेशन को कंसिडर किया जाए जो कि क्या था, डी फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। अब पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर हमें इस चेंज ऑफ स्केलर फील्ड को बताना है तब कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और ऑब्वियस है कि हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में बताएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कंप्लीट फंक्शन है वो पोजीशन पे डिपेंड कर ही रहा है। तो हम क्या बोले कि यहां से क्या लिखा जा सकता है, यहां से ये लिखा जा सकता है कि जो डी फाई है वो बराबर क्या हो सकता है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। हम इतना डॉट क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, इतना लिख सकते हैं। और ये भी हमें यही वाली वैल्यू देगा, क्या होगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि आई डॉट आई हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, फिर डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, फिर डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। तो ये वही चेंज बता रहा है जो हमने पहले लिखा था कि इतना ही चेंज आएगा, उतना ही चेंज यहां से भी मिल रहा है। तो यहां से देख के क्या पता चला कि फर्दर क्या बोला गया कि ये जो सर्टेन वैल्यू है वो डी फाई के बराबर होगी, दैट इज स्केलर फंक्शन में कितना चेंज आया है वो हमें यहां से पता चल जा रहा है। और ये जो डी फाई की वैल्यू होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, बोला गया कि ये जो है वो डेल, इसको भी डेल बोला जाता है, डेल फाई डॉट ये कितने के बराबर है, डी आर के बराबर है, डी आर के बराबर मिल गया। तब क्या बोला गया कि ये जो डी फाई है वो डेल फाई डॉट डी आर के बराबर, जहां ये जो है वो किसके बराबर है, ये पूरा डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, सॉरी ये जो है वो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड के बराबर है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको डेल ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। डेल ऑपरेटर तो बेसिकली ये ऑपरेटर है जो भी किसी स्केलर फील्ड पे ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये जो सर्टेन क्वांटिटी मिली, इसको ध्यान में रखना है, बाद में भी हम इनको यूज करेंगे। तो ये जो सर्टेन क्वांटिटी मिली इसको देखते हुए क्या बोला गया कि डी आर जो है वो क्या बता रहा है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बता रहा है। और ये जो एक नई एडिशनल क्वांटिटी मिली किसमें, चेंज ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन में, तो इस नई क्वांटिटी को ही क्या बोला गया, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। क्यों, क्योंकि फाई क्या है, स्केलर फील्ड है या स्केलर फंक्शन है। तो ये जो सर्टेन क्वांटिटी है इसको बोला गया ग्रेडियंट फाई, और ये बराबर था किसके, यही डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। तो दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि जो डी फाई जो हमारे स्केलर फंक्शन में चेंज आ रहा है वो आ रहा है ग्रेडियंट फाई
डॉट डी आर के बराबर, और जहां से ग्रेडियंट फाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई, डेल फाई के बराबर, और डेल जो है वो एक ऑपरेटर है जो कि स्केलर फील्ड पे ऑपरेट हो रहा है। तो यही था ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अब यहां से एक चीज हमें ये देखने को मिलेगी कि फाई जो है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, पर ग्रेडियंट ऑफ फाई जो हमें मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पर जो ग्रेडियंट ऑफ फाई मिलती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इतनी चीजें थी एक डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के बारे में। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली हमें ये ग्रेडियंट फाई या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड ज्योमेट्रिकली हमें क्या बताता है। तो देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। तो क्या बोला गया, ग्रेडियंट ऑफ फाई हमको पता ही चल चुका है कि डेल फाई के बराबर है। अब क्या बोला गया कि स्केलर फील्ड क्या था, कि कोई भी एक सर्टेन रीजन जिसमें एक स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड हो तो ऐसी फील्ड स्केलर फील्ड कहलाती है। तो एक सर्टेन स्पेस के अक्रॉस, मान लिया कि ये कोई भी सर्टेन स्पेस था, एक्स वाई जेड उसकी एक्सिस थी। अब क्या बोला गया कि यहां पे एक सर्टेन ऐसा स्पेस होगा, इसमें एक स्केलर फील्ड जो है डिफाइन किया गया। तो मान लिया कि एक स्केलर फील्ड ये हो गया और इसको बोल दिया फाई, और ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था, ये बेसिकली एक्स वाई जेड या फाई फंक्शन हो गया ये। अब एक और फंक्शन लिया गया इसी के पैरेलली, एक और फंक्शन ले लिया गया इसी के पैरेलली, और इसको बोल दिया गया कि इसमें जब पोजीशन में चेंज किया गया तो ये फाई प्लस डी फाई के बराबर मिल गया हमें। तो अब क्या था, ये एक स्केलर फील्ड था, दूसरा एक और स्केलर फील्ड फाई प्लस डी फाई ले लिया, तो दो स्केलर फील्ड ले लिया। अब इसमें क्या बोला कि ये हमारी एक स्केलर फील्ड है, दूसरी स्केलर फील्ड ये है। अब इस फील्ड के अंदर कोई भी एक फिजिकल वेरिएबल हम लेंगे जो कि पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होगा, और वो वैल्यू एक स्केलर वैल्यू होगी। तो मान लिया कि कोई भी पॉइंट इसमें ले लिया P, और ये जो पॉइंट इस स्केलर फील्ड में लिया है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है, और इस स्केलर फील्ड में भी एक पॉइंट ले लिया Q। तो जब x, y और z में हमने कुछ चेंज किया तो देखा कि Q पॉइंट हमें मिल गया। तो PQ क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया। तो PQ क्या हुआ, एक वेक्टर ड्रॉ हुआ। तो मान लिया कि एक वेक्टर जो P वेक्टर बता रहा था वो एक पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, x कैप, y कैप, x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप। अब दूसरे वाले स्केलर फील्ड में दूसरे वाले स्केलर फील्ड में हमने देखा कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन में कुछ चेंज आ गया, मान लिया कि dx का चेंज आ गया, तब जो q वेक्टर डिफाइंड था वो x प्लस dx i q कैसे डिफाइंड था, x प्लस dx i कैप प्लस y प्लस dy j कैप प्लस z प्लस dz k कैप से डिफाइंड था। तो क्या बोला कि P एक हमारा पॉइंट यहाँ पे था जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड था, Q हमारे यहाँ पे पॉइंट था जिसके एक्स वाई जेड में कुछ चेंज किया गया। तो अब यहाँ से P से Q तक एक हमने वेक्टर ड्रॉ किया, PQ वेक्टर। तो ये PQ वेक्टर क्या होगा, dxi प्लस dy प्लस dz के बराबर होगा, और इसी को हमने बोल दिया कि ये PQ वेक्टर बेसिकली dr वेक्टर के बराबर होगा। तो क्या बोल दिया कि ये जो सर्टेन डिस्टेंस है P से Q तक की, उसको हमने एक dr वेक्टर नाम दे दिया, और वो dr वेक्टर इतने के बराबर होगा। तो एक स्केलर फील्ड P ली थी, एक और स्केलर फील्ड ली थी। इस स्केलर फील्ड में कोई भी एक पॉइंट माना था जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड था। अब कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज किया और देखा इस पॉइंट में भी एक सर्टेन वैल्यू माना
कोई पॉइंट माना Q, तो P से Q तक की दूरी देखा कि एक dr वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये दो अलग अलग फील्ड हैं, दो अलग अलग फील्ड हैं। तो क्या बोला कि P और Q के बीच का डिस्टेंस मान लिया कि dr वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब क्या बोला गया कि ठीक है, ये तो सर्टेन कोई भी एक डिस्टेंस हो गई, वो PQ डिफाइन कर रहा है। तो इस केस में क्या बोला गया कि अब जो इन दो फील्ड के बीच के डिस्टेंस है वो कितनी है, फील्ड के अगर बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो वो d फाई के बराबर होगी। कैसे, एक फाई प्लस डी फाई है, माइनस फाई करेंगे तो कितना आया, d फाई आया। तो डिस्टेंस बिटवीन स्केलर फील्ड क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्केलर फील्ड d फाई के बराबर है। और ये d फाई जो होगा वो हमेशा सेम होगा। d फाई क्या होगा, ये हमेशा सेम होगा। क्यों, क्योंकि एक फील्ड यहाँ पे है, एक फील्ड यहाँ पे है। अब दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी, तो d फाई जो है इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर। पर ये जो d फाई था वो कैसे डिफाइंड था, अगर d फाई की बात करें तो d फाई जो था वो कैसे डिफाइंड था, डेल फाई अपॉन डेल आर इंटू डी आर के। कैसे, डेल फाई अपॉन डेल आर इंटू डी आर देख लेते हैं। प्रीवियसली हमने एक्स वाई जेड के टर्म में बात की है, तो एक्स वाई जेड के टर्म में जब हम लोगों ने बात करी थी तो क्या देखा था कि डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड, ये डी फाई के बराबर है। तो यहां भी हमने दो स्केलर फील्ड माना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या बोल दिया, d फाई बोल दिया। अब कंपोनेंट ना बात करके सीधे r के रेस्पेक्ट में बात किया तो कंप्लीट चेंज क्या होगा, d फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल r इंटू डी आर के बराबर होगा। तो वही जब इनकी इंटरप्रिटेशन देखी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कि ये दो फील्ड हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा d फाई ही होगी। अब इस फील्ड के अंदर कोई भी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफाइन कर दिया गया और इस फील्ड के अंदर कोई भी एक सर्टेन पोजीशन या पॉइंट फंक्शन डिफाइन कर दिया गया, तो इन दोनों पॉइंट से एक वेक्टर बनाया dr वेक्टर, तो उनकी बोल दिया कि इनकी वैल्यू क्या है, dr वेक्टर के बराबर है। तो यहां से हमें जो स्केलर फील्ड के अंदर चेंज मिलेगा इस वेक्टर के टर्म में, वो क्या मिलेगा, d फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल आर इंटू डी आर। ये सर्टेन बता रहा है चेंज, कि कितना हमारे स्केलर फील्ड में चेंज आ रहा है। अब ये तो एक ऐसी पॉइंट की बात हो गई थी कि रैंडमली यहां भी कोई पॉइंट लिया इस फील्ड के अंदर भी, और रैंडमली इधर भी किसी भी एक पॉइंट पे हमने कोई एक फील्ड में कोई एक पॉइंट मान लिया। अब क्या बोला गया कि ये एक फील्ड है, दूसरी वाली फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात अगर की जाए तो क्या बोला गया कि इस ये P तो यहां था, Q कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया था दूसरे फील्ड में। अब इस पहले वाले फील्ड में P यहां पे है और दूसरे वाले फील्ड में बिल्कुल P के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात की गई और इसको कोई एक पॉइंट मान लिया R, तो ये क्या हो गई, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। और बोला कि ये जो है इसी के अक्रॉस एक यूनिट वेक्टर हमने एन कैप डिफाइन कर दिया। तो परपेंडिकुलर है तो हम यूनिट वेक्टर किसके परपेंडिकुलर, इस वाले पहले वाले स्केलर फील्ड के परपेंडिकुलर हमने एक वेक्टर डिफाइन कर दिया, और परपेंडिकुलर है तो ये जो है यूनिट वेक्टर कहलाएगा हमारे स्केलर फील्ड का। तो एक वेक्टर डिफाइन कर दिया। अब क्या बोला कि ये जो सर्टेन वेक्टर है दूसरे वाले स्केलर फील्ड को परपेंडिकुलरली कट करेगा। ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पे एक फील्ड है हम इसी के परपेंडिकुलर इसको रख देते हैं, तो अगर एक फील्ड यहाँ पे है तो बिल्कुल परपेंडिकुलरली उसको कट करेगी। और परपेंडिकुलर मतलब कि क्या हो गया, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जा रही है। पर किसी भी दो पैरेलल फील्ड में या किसी भी दो पैरेलल प्लेन की बात करें तो जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, सबसे छोटी डिस्टेंस होती है दोनों प्लेन के बीच की। तो सेम वही कंडीशन यहां भी लगाया गया कि एक स्केलर फील्ड ये है, दूसरी पैरेलली उसके स्केलर फील्ड ये है।
अब दोनों में एक पॉइंट डिफाइन किया गया और ये उसकी पी आर जो है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो पी आर जब उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज मिनिमम डिस्टेंस है पी और आर के बीच में, और इसको बोल दिया गया कि पी आर जो है हमने डी एन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या हो गया, डी एन से रिप्रेजेंट कर दिया गया। इसको अगर ज्वाइन कर दे, इनके बीच के एंगल मान लिए क्या हो गई, वो थीटा के बराबर हो गई। ठीक है, तो क्या बोला गया अब नेक्स्ट कि अगर हम चेंज ऑफ फंक्शन की बात करें, हमने फंक्शन कैसे डिफाइन किया है कि यहाँ पे एक पॉइंट था, पहले कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया, उससे एक डी आर वेक्टर बना लिया, तो उस डी आर वेक्टर के रेस्पेक्ट में जब हम फील्ड में चेंज देखे तो डी फाई दिखा। अब क्या बोला गया कि डी फाई जो है वो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों बिल्कुल पैरेलल फील्ड है, तो इन दोनों फील्ड के बीच में कभी भी कोई डिस्टेंस में चेंजेस नहीं आएंगे। जो भी चेंज किसी भी एक पोजीशन पे आया है वही सेम चेंज उतने भी पोजीशन में आया रहेगा, अगर स्केलर फील्ड के टर्म में बात करें तो। पर ये बोला गया कि ठीक है, ये तो क्या हो गया, ये तो सर्टेन वैल्यू कांस्टेंट हो गई, पर अगर हम इस वैल्यू की बात करें जो कि क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज बता रहा है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो बोला गया कि ठीक है जो डी फाई चेंज होगा वो तो कांस्टेंट होगा, पर जो रेट से चेंज हो रहा है, जिस रेट से चेंज हो रहा है ये, वो कांस्टेंट नहीं होगा। दैट इज इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड तो कांस्टेंट होगा, बट राइट हैंड साइड में ये जो सर्टेन वैल्यू है जो रेट बता रही है उसमें चेंजेस आते रहेंगे। तो इसीलिए हमने दो वेक्टर लिया है। जैसे एक सर्टेन कंडीशन ऐसी मान सकते हैं कि मान लिया कि हमारे पास 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 10 बच्चों को हमें 5-5 टॉफी बांटनी है, और 10 बच्चे एक सर्टेन अलग अलग पोजीशंस पे बैठे हुए हैं रैंडमली कहीं भी, तो क्या होगा 1 बाई 1 सबको टॉफीज बांटी जाएंगी, तो लास्टली देखा जाएगा तो सबके पास 5 ही टॉफी रहेगी। दैट इज क्या हो गया, लास्टली चेंज क्या आया, सबके पास कांस्टेंट आया। तो वही बात की जा रही है डी फाई, चेंज लास्टली क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, पर रेट ऑफ चेंज में डिफरेंस आ रहा है। रेट ऑफ चेंज यानी क्या, किसी बच्चे को पास में बैठा रहेगा तो क्या होगा, उसको जल्दी टॉफी दी जाएगी, कोई दूर बैठा रहेगा तो उसको देर में दिया जाएगा। तो जल्दी दी जा रही है, दैट इज क्या हो गया, मतलब कि हमारे पास से उस बच्चे के बीच की दूरी सबसे कम है, तो जो चेंज आ रहा है मतलब उसके पास सबसे ज्यादा टॉफी सबसे जल्दी पहुंच रही है, तो जो चेंज है वो मैक्सिमम रह रहा है, और जो हमसे सबसे दूरी पे रहेगा उसको हम सबसे देर में देंगे। तो बेसिकली क्या हो गया, डिस्टेंस जितनी ही ज्यादा दूर, रेट उतना ही कम। तो ये एक कॉन्सेप्ट देखा गया कि ठीक है डी फाई लास्ट चेंज, मतलब फील्ड के बीच में चेंज तो है कांस्टेंट, पर जो रेट आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें चेंज आता रहेगा। तो ये तो सर्टेन कंडीशन दी गई थी तब जब कोई भी एक वेक्टर कंसीडर किया गया था। अब हमने क्या बोल दिया कि हमारे पास इन केस एक वेक्टर है, डी एन वेक्टर से मान लिया, या अगर हमने दो फील्ड के बीच की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की तो क्या बोला गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और अगर डिस्टेंस अभी बोला कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो इंक्रीज सबसे ज्यादा होता रहेगा। तो यहां पे डिस्टेंस क्या बोला गया, ये जो है डी आर, यही डी आर है, इसको इधर कर दिया तो डी एन बन गया। तो जब डी आर तो क्या बोला गया कि जब डी आर वेक्टर मिनिमम हो जाए, जब डी आर वेक्टर मिनिमम हो जाए, डी आर वेक्टर क्या मतलब इस पॉइंट से स्केलर फील्ड में कोई भी एक पॉइंट मिनिमम दैट इज परपेंडिकुलर, और वो डिस्टेंस क्या है पी आर, और उसको हमने कैसे डिफाइन किया है, जब डी आर मिनिमम हो जाएगा तो डी आर मिनिमम इज इक्वल्स टू, हमें यहां से फिगर से देखने में क्या मिल रहा है कि डी एन मिल जाएगा हमें। क्लियर। अब अगर रेट की बात करी जाए तो
अगर डी आर मिनिमम है तब रेट क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे रेट कौन बता रहा है, डेल फाई अपॉन डेल आर बता रहा है। तो डेल फाई अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा, इस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम अगर हुआ, मिनिमम लिया डिस्टेंस, अगर इस वाले टर्म में बात की जा रही है तो डी एन अगर मिनिमम हुआ तो ये डी आर क्या हो गया, डी आर मिनिमम हो गया डी एन के बराबर। अब इस कंटेक्स्ट में जो इसका रेट होगा, ये वाली वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम को हमने एक नया टर्म दे दिया, डेल फाई अपॉन डेल एन। तो अगर इस सर्टेन वेक्टर के टर्म में हम स्केलर फील्ड में चेंज की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो डी फाई होगा वो क्या होगा, डेल फाई अपॉन डेल आर होता है। तो डेल फाई अपॉन डेल आर मैक्सिमम इंटू डी आर वेक्टर क्या हो गया, मिनिमम हो गया। डी आर वेक्टर क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तब वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो डी फाई की वैल्यू तब क्या मिलेगी, डेल फाई अपॉन डेल आर। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम जब होगा तो डेल फाई अपॉन डेल आर की वैल्यू क्या दिखी हमने, डेल फाई अपॉन डेल एन के बराबर होगा। डी आर क्या हमने बोला, डी आर मिनिमम कब होगा, डी एन, जब डी एन बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डी एन हो गया। अब यहां से क्या देखा जाएगा कि डी फाई जो है वो डेल फाई अपॉन डेल एन के बराबर है। और डी एन की वैल्यू, ये एक सर्टेन वेक्टर, ये एक सर्टेन वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, डी एन की वैल्यू, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वेक्टर एन कैप, दूसरा वेक्टर डी आर वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक पहला वेक्टर क्या है, एन कैप है, दूसरा वेक्टर क्या है, डी आर वेक्टर है। तो यहां से डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के जगह पे एन कैप पर ए क्या, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है हमको। तो एन कैप का मैग्नीट्यूड, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड 1 डी आर वेक्टर का मान लिया कि मैग्नीट्यूड डी आर हो गया इंटू कॉस थीटा। तो डी एन की वैल्यू यहां से क्या मिल गई, डी एन क्या, इसका कॉम्पोनेंट भी कह सकते हैं सिंपली। तो वो क्या हो गया, डी आर कॉस थीटा के बराबर। अब डी आर कॉस थीटा डेट इज व्हाट, अभी देखा कि डी आर कॉस थीटा, जब भी डी आर कॉस थीटा लिखा है तो हम डी फाई को क्या लिख सकते हैं, डी फाई डेल फाई अपॉन डेल एन, पहला वेक्टर डेल फाई अपॉन डेल एन ये हो गया। डी आर कॉस थीटा इज व्हाट, एन कैप डॉट डी आर, तो क्या लिख दिया, एन कैप डॉट डी आर लिख दिया। तो हमें डेल फाई इतने के बराबर मिल गया। किस केस में, जब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके चला है तब। तो डी फाई हमें क्या मिला कि चेंज इन स्केलर फील्ड कितना आया, डेल फाई अपॉन डेल एन, एन कैप डॉट डी आर के बराबर। अब अगर हम अपने इक्वेशन की बात करें, जो कि हमें ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड जब हम डेफिनेशन देख रहे थे तो क्या मिला था उस टाइम, डी फाई बराबर क्या था, डेल फाई डॉट डी आर मिला था। देख लेते हैं, यहां क्या था, डेल फाई डॉट डी आर, सेम था डेल फाई अपॉन डी आर। तो डी फाई बराबर क्या मिला, डेल फाई डॉट डी आर। तो यहां से हम क्या देखेंगे कि एक तो डेल फाई, अगर इस टर्म में हमने बात किया अलग अलग वेक्टर के टर्म में, और जब हमने देखा कि डिस्टेंस मिनिमम होगी उस केस में हमें डी फाई की वैल्यू इतनी मिल रही है। पर एक्चुअली डी फाई की वैल्यू और भी किस बराबर होती है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर के बराबर। तो अगर हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो ग्रेडियंट के अगर टर्म में बात करें तो उसका इक्वेशन हमें डी फाई का यहां से ऐसे मिला था। तो अगर हम ये मान लिया इक्वेशन 1 और 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो डेल फाई है वो किसके बराबर हो रहा है, वो डेल फाई अपॉन डेल एन के बराबर हो रहा है। तो ये क्या हो गया, डेल फाई दैट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके बराबर मिला, वो डेल फाई अपॉन डेल एन के बराबर मिला। अब यहाँ पे क्या था, हमने वैल्यू तो निकाल दी पर हमें इससे सिग्निफिकेंस क्या मिला, इसको देखने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, इतने के बराबर हो गई। डेल फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एन, एन कैप डॉट डी आर।
यहां से क्या देखने को मिला कि जैसे जैसे इस dr की वैल्यू हम कम करते जाएं, दैट इज क्या, अब इस सर्टेन केस में n की जगह पे क्या dr कम करते जाएं, dr कम करते जाएं, कम करते जाएं, दैट इज क्या, बहुत अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब p और r के बीच की डिस्टेंस अगर बहुत कम होती जाए, दैट इज अगर मान लिया 0 के बराबर होती जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल फाई डॉट dr किसके बराबर मिलेगा, 0 के बराबर मिल जाएगा। हमने क्या बोला कि ये जो डेल फाई डॉट डेल आर है, अगर डेल आर की वैल्यू बहुत कम होती जाए, डेल आर की वैल्यू कम होती जाए, दैट इज क्या, या डेल आर या dn की बात करें, मतलब इनके और इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाए, इनके बीच की डिस्टेंस अगर बहुत कम होती जाएगी, एक पॉइंट पे मान लिया कि ये इसी सरफेस में लाई करने लग गया ये वाली भी वैल्यू, तो इनके और उस वाले दूसरे स्केलर फील्ड के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा। तो उस सर्टेन केस में हमें क्या मिलेगा, डी फाई 0 के बराबर मिलेगा, डी फाई 0 के बराबर मिलेगा, दैट इज क्या बोला, डेल फाई डॉट डेल आर 0 के बराबर मिलेगा। और डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों वैल्यूज परपेंडिकुलर हो। तो हमें क्या मिला, डेल फाई जो है डी आर के परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली डेल फाई क्या हो गया, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई हमें क्या बताता है, किसी भी सरफेस के नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। तो यही था इनका सिग्निफिकेंस कि ग्रेडियंट ऑफ फाई हमें क्या बताता है, जो भी हमारी स्केलर फील्ड है उसका नॉर्मल बताता है। अब एक नई चीज ये थी, या हमने बात किया था कि जो भी ग्रेडियंट ऑफ फाई है वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये जो सर्टेन वैल्यू है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो बोला गया इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो वही जब मैग्नीट्यूड की बात की तो इनका मैग्नीट्यूड इतने के बराबर आया, डेल फाई अपॉन डेल एन के बराबर, या कह सकते हैं कि डेल फाई अपॉन डेल एन किसके बराबर है, डेल फाई अपॉन डेल आर मैक्सिमम के बराबर। दैट इज जो हमें ग्रेडियंट फाई एक वेक्टर मिलेगा, उनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फील्ड के बराबर होगा, या जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा स्केलर पॉइंट फंक्शन का उसके बराबर होगी उनकी मैग्नीट्यूड, और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम डी आर की वैल्यू एकदम छोटी करते जाएं तब जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा उस सर्टेन सरफेस के। तो डी आर बहुत छोटा हो गया, दैट इज डी आर इसी सर्टेन सरफेस में लाई करने लग गया, और इसी सर्टेन सरफेस के परपेंडिकुलर हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, इस यूनिट वेक्टर को कंसिडर किया हुआ है। तो डेल फाई जो है वो भी क्या होगा, एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा इस सर्टेन सरफेस के। यही था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और जो इनका मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, वो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्केलर फील्ड के बराबर या पोजीशन वेक्टर के बराबर आया। तो ये था इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट हम अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें या फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या बोला गया, ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे डिफाइंड था, डेल फाई ग्रेडियंट फाई इनको बोला गया। तो अगर इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करी जाए, फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो बोला गया कि इन कॉन्जर्वेटिव फोर्स जो फोर्स होता है वो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर मिलता है। तो जो फोर्स होता है वो माइनस डेल यू के बराबर मिलता है, जहां पे यू क्या है, यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। और दूसरे अगर एक और इनकी एग्जांपल की बात की जाए तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो E डिफाइंड होता है, E इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो माइनस डेल V के बराबर, जहां पे ये क्या है, V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये सर्टेन इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस थे। तो बेसिकली ग्रेडियंट फाई क्या देखा, ग्रेडियंट फाई डेल ऑफ फाई है। डेल क्या है, एक ऑपरेटर है, एक वेक्टर ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसी क्वांटिटी को जब हम किसी स्केलर क्वांटिटी पे अप्लाई कर देते हैं
तो वहां से हमको क्या मिलता है, चेंज मिलता है अपने स्केलर फील्ड के अंदर। और बेसिकली अगर हम इनके फिजिकल ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम लोगों ने ये देखा कि जो ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि वो किसी भी फील्ड का नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है, और एक वेक्टर बेसिकली है, वो एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या होता है, फील्ड के नॉर्मल या परपेंडिकुलर के अलोंग होता है, और उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज के बराबर होता है, कि जितना ही रेट में मैक्सिमम इंक्रीज आएगा उतना ही उनका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये थी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।